नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एनवीएस, केवीएस इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया गया है सरहपा, सबरपा, देवसेन या शालिभद्र सूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवसेन। श्रावकाचार जो है वो देवसेन की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका देवसेन। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुक कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या सरहपा। तो दोहा कोश के रचयिता जो है वो सरहपा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सरहपा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरी की, सुमतिगढ़ी की, धर्मपाल की या शालिभद्र सूरी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। ये शालिभद्र सूरी की रचना है 1184 ईस्वी में। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी क्लासेज तो क्लासेज आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास से मिल जाएगी। वहाँ पे हमने आदिकाल को पूरा कर लिया है और आगे हम भक्ति काल को पढ़ने से पहले आदिकाल की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, परमात्मा प्रकाश योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राम सिंह, जोइंदू, रोड़ा और पुष्पदंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोइंदू। ये जो रचनाएं हैं वो जोइंदू की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी या देवसेन। तो वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका एक ज्योतिश्वर ठाकुर। 6 नंबर का प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, जॉर्ज ग्रियर्सन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो भाषा सर्वेक्षण जो रचना है वो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर इन दी हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या जर्मन में। तो ये जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गार्सा दतासी ने इसको लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? ऑप्शन में दिया गया है गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट या जोशुआ केटलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? क्या वो शिव सिंह सरोज है या मिश्रबंधु विनोद है या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है या हिंदी साहित्य का इतिहास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है। 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? ऑप्शन दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन दिया गया है गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर रसाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। हालांकि ये सर्वमान्य मत है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, लेकिन माना इनको राहुल सांकृत्यायन ने था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या जोइंदू। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या जोइंदू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचयिता हैं वो दामोदर शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या धनपाल। तो अपभ्रंश के जो व्याकरण के रचयिता हैं वो हैं हेमचंद्र।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 1, 2, 4, 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। पहले 3 भागों का प्रकाशन 1, 2 और 3, इन तीनों भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हो गया था। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। आशुक कवि की रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास, चंद्रबाला रास, स्थूलभद्र रास या चर्यापद? तो आशुक कवि की रचना है चंदन बाला रास। यहाँ पे मिसप्रिंट है, चंद्रबाला दे दिया गया है, सही है इसका चंदन बाला रास आशुक कवि की रचना है। 17 नंबर का प्रश्न है। पौम चरियु के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान या स्वयंभू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू की रचना है पौम चरियु। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू या डोमिबा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद। हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी रचना का नाम है, तो शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोड़ा, राम सिंह या हेमचंद? तो पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा 3 राम सिंह। 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर या जोइंदू? प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है, किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर जो है ये होगा कि शारंगधर, बब्बल, जज्जल और विद्याधर, इन चारों कवियों के पद संग्रह को प्राकृत पैंगलम कहा गया है। तो इसमें से कोई ऑप्शन इसमें मिल नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। रणय कुमार चरियु के रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़ी या रोड़ा? तो रणय कुमार चरित जो है वो पुष्पदंत की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा 2 पुष्पदंत। अगला प्रश्न है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल या मधुकर कवि? इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार की रचना है। ये सभी तथ्य हमने पिछली क्लासेस में देखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास अब तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। संपूर्ण आदिकाल बहुत ही विस्तृत और काफ़ी डीपली है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जिन धर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी या जिन दत्त सूरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरी या लक्ष्मीधर? तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभ सूरी की रचना है। राइट आंसर उसका हो जाएगा 3 सोमप्रभ सूरी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर रसाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। आगे प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है। इन्होंने आदिकाल, वीर गाथा काल दोनों नाम दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या रामकुमार वर्मा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है।
आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज वपन काल। आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हालांकि हमने अभी तक भाषा की कोई क्लास नहीं की है, फिर भी देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी। अगला प्रश्न देखते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लेंगे तो काफ़ी 2-3 क्वेश्चन ऐसे इसको याद करने से ही 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैसाची या ब्राह्मण? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से विकसित है। 32 नंबर का प्रश्न है कि खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के ही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी का उत्तरी रूप या ब्राह्मण? इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी का उत्तरी रूप। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी की उत्तरी रूप से हुआ था। 35 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 7। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं आती हैं। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 20 या 18? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 17 है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 17। राइट आंसर हो जाएगा इसका 17। 37 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5 या 10? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये 5 भाषाएं आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है दरभंगा, आजमगढ़, पटना और पूर्णिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आजमगढ़। जो आजमगढ़ क्षेत्र से हैं वो इसको भली भांति जानते होंगे। भोजपुरी आजमगढ़ में बोली जाती है। वैसे भोजपुरी का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण या मुंगेर? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में जो है वो मैथिली बोली जाती है। उसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली? तो इन सभी का संबंध जो है भोजपुरी के क्षेत्र से है। सही उत्तर हो जाएगा इसका भोजपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना गया है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, राजस्थानी व पहाड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी। इनको मुख्यतया जो है हिंदी की उपभाषाओं में हिंदी माना गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? 4, 7, 8 और 10। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 8।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे। ट, ठ, ड, ढ, ज्ञ, त्र और र, श। तो अपभ्रंश में जो है ड और ढ ये दोनों व्यंजन नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है श्रावकाचार, दोहा कोश, चर्यापद या योगचर्या। तो हिंदी के प्रथम रचना श्रावकाचार मानी जाती है, जो कि देवसिंह की रचना है 933 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा श्रावकाचार। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था आदिकाल को। 46 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन करके नामकरण करने का प्रथम प्रयास किसने किया, यानी नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या गार्सद तासी। तो ऐसा करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इनका काल विभाजन किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को काल विभाजन नहीं मानते हैं, युग नहीं मानते हैं उनको, ये उनको अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है। धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा अब्दुल रहमान। 48 नंबर का प्रश्न है कि खुमान रासों के रचनाकार कौन है। नरपति नाल, दलपति विजय, शारंगधर या जगनिक। तो इस खुमान रासो जो है वो दलपति विजय की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दो दलपति विजय। 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्ह खंड के नाम से प्रचलित है। ऑप्शन है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो या परमाल रासो। तो इसमें से जो परमाल रासो है इसको ही आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है। गेय यानी गाया जाने वाला रासो काव्य कौन सा है। ऑप्शन में है खुमान रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो और हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। तो ये थी आज की प्रैक्टिस सेट। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आदिकाल के और 50 प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।